अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, अमेरिका में एक मस्जिद है। उसके ऊपर कुछ लोगों ने लिख दिया कि आयशा वॉज 9 years ओल्ड। पूरे अमेरिका के मुसलमान गुस्से से खड़े हो गए। मुझे ये समझ नहीं आती कि लिखा क्या था। कोई गलत बात लिखी थी या कोई बदतमीजी की थी? कुछ नहीं किया था। आयशा 9 साल की थी, सिर्फ इतना लिखा है ना। थी ना आयशा 9 साल जब शादी हुई थी, तो बल्कि 6 साल की थी। 9 साल की उम्र में तो सब काम हो गया था। सच्चाई है ना। या तो कोई झूठ लिख रहा हो तो आप कहें कि इस्लामोफोबिया फलाने। सिर्फ इतना लिखा है तो सच से पता नहीं इनको क्यों इतनी जलन होती है। लोग मुझे कहते हैं कि आरिफ भाई, आपको अक्सर मुझे पूछते हैं कि आपको इतना आप खुल के बोलते हो तो कोई मसला नहीं होता। तो भाई साहब, मसला क्यों नहीं होता? मसला ये है कि इतना मसला होता है कि मैं बता नहीं सकता। मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये धमकियाँ, गालियाँ, क्या कुछ नहीं, माँ बहन की गालियाँ, सब कुछ धमकियाँ तो है भाई। ठीक है, एक सच बोलने का कीड़ा हमारे अंदर भी तो पड़ा हुआ है ना। इन लोगों को सच से बड़ी चिढ़ है। या तो हम लोगों ने झूठ कहा हो, भाई है सच है, 6 साल की आयशा से 53 साल के मोहम्मद ने शादी की थी। या तो हम झूठ बोल रहे हो, नहीं सच है। अजीज दोस्तों, दूसरी बात कि 1947 में अंग्रेज ने 2 कंट्रीज मजहब की बुनियाद पे खड़े किए। मैनकाइंड हिस्ट्री में 2 कंट्री या एक भी कंट्री मजहब के नाम पे नहीं क्रिएट हुआ कभी भी। 2 कंट्री मजहब के नाम पे नए कंट्री बनाए गए। एक पाकिस्तान, एक पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन और पाकिस्तान नामी कंट्रीज मैनकाइंड हिस्ट्री में थे ही नहीं, कभी हिस्ट्री में कभी भी नहीं थे। और कहाँ बनाए गए? उन कंट्रीज के बराबर में बनाए गए, काट के उन कंट्रीज को बनाए गए जो हिस्टोरिक है। इंडिया हजारों साल पुराना मुल्क है, उसमें से काट के पाकिस्तान बनाया जाता है। इजराइल हजारों साल पुरानी किंगडम ऑफ इजराइल थी, उसमें से काट के पैलेस्टाइन बनाया गया। रीजन ये है कि पैलेस्टाइन इजराइल को काउंटर करता रहे, पाकिस्तान इंडिया को काउंटर करता रहे। सुपर पावर्स की जो कॉलोनियल माइंडसेट था, कॉलोनियल सिस्टम था, उसको कंटिन्यू करने के लिए ऑक्यूपाइड रखो। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज थे। अफ्रीका, साउथ अमेरिका वर नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये 2 थे, यहाँ पे मसला था। एक तरफ अरब इजराइल पंगा जारी रखा, यहाँ पे दूसरी तरफ पाकिस्तान इंडिया। ये एक कॉलोनियल पॉलिसीज थी। बांग्लादेश जाने से पहले आखिरी चीज़ मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान का एक शहर था क्या है, रावलपिंडी, जो कि GHQ आर्मी का हेडक्वार्टर है, रावलपिंडी। 1947 से पहले भरमार थी यहाँ पे मंदिरों की, धर्मशालाओं की, क्योंकि ये हिंदू मेजॉरिटी कंट्री था, सिटी था। 1943 के सेंसस में रावलपिंडी में 82,000 हिंदूस थे, 47,000 सिख थे और खाली 22,000 मुसलमान थे। सफाया 39 मंदिर थे, 14 गुरुद्वारे थे, और जो घाट होता है ना जहाँ पे आखिरी अंतिम संस्कार किए जाते हैं, 12 थे और 11 धर्मशाला थे। आज उस शहर में
82,000 हिंदुओं में से सिर्फ 5,000 हिंदू रहते हैं रावलपिंडी में। इस्लामाबाद में सिर्फ 141 हिंदू फैमिलीज हैं। रावलपिंडी में सिर्फ 3 मंदिर बचे हैं, 39 मंदिर थे। हजारों साल की हिंदू आइडेंटिटी वहां से सफाया कर दिया गया। और मैं जब हिंदुस्तान के मुसलमानों का रवैया देखता हूं तो मुझे हैरत होती है कि किस मुंह से ये बातें करते हैं जो कर रहे हैं। एनीवे, वो मुंह क्या है, जाहिर है इनका एजेंडा है। इनके जो मेन तो पब्लिक तो जाहिल है, ठीक है। इनको चढ़ाने वाले जो हैं, एक तो लिखारी राना अयूब और अरफा और जुबैर, कहाँ से इनको क्या क्या माल मिलता है जिसके बदले में ये अपना, एक होती है ना औरत जो कि जिस्म बेचती है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। किसी का खाती नहीं है, देश नहीं बेचती, किसी को चोरी नहीं करती, डाका नहीं डालती, मजबूरी में अपना जिस्म बेच के अपना और अपने परिवार का पेट पालती है। एक होती है जो आत्मा बेच दें ना, देश बेच दें, अपना ज़मीर बेच दें, उनसे घटिया इंसान कोई नहीं होता। अजीज दोस्तों, आते हैं बांग्लादेश की तरफ। वो हादी मारा जाता है। हादी एक घटिया आदमी था और इंडिया के तोड़ने की खुल के बातें करता था। इंटरनेशनल लॉ के तहत वो एक टेररिस्ट था, क्योंकि इसने इस्लाम के नाम पे बांग्लादेश में आतंक फैलाया। लोग कहते हैं कि यार जन जी है ना, उसने बांग्लादेश में रिवॉल्यूशन लिया है। क्या चूतिया बना है, कोई जन जी और कुछ नहीं होता। ये इंटरनेशनल एजेंडा है। किसको नहीं पता कि यूनुस के पीछे कौन सी ताकत है? किसको नहीं पता कि ये जो उठे हैं इनके पीछे किसका पैसा लग रहा है? मुफ्त में कुछ नहीं होता। मसला ये है कि बांग्लादेश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई थी हसीना वाजिद की, जो ना अमेरिका को खाते में लाती थी ना चाइना को खाते में लाती थी। आपको याद होगा कि एक आइलैंड की बात हो रही थी हसीना वाजिद से कि आप ये क्रिश्चियन इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दें। जैसे इंडोनेशिया के पास ईस्ट तिमोर नामी छोटा सा एक क्रिश्चियन कंट्री बनाया गया। इंडोनेशिया ने चुपचाप मान लिया था कि हाँ ठीक है, बना लो यार, बना दे दिया इनको आज़ादी। आज ईस्ट तिमोर नामी एक कंट्री है। इसी तरह सूडान में जंग चली काफ़ी अरसा, लेकिन आफ्टर ऑल क्रिश्चियंस के लिए साउथ सूडान बना दिया। यहाँ पे हसीना वाजिद तैयार नहीं हुई, तो फिर बहुत बड़ा गुनाह है ये कि आप सुपर पावर को मना कर रहे हैं। तो ये आज जो देख रहे हैं इनके पीछे एक फोर्स है, एक वो है। वरना एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहा है कि हम इस्लामाइजेशन और इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हैं, ये वो हैं, और दूसरी तरफ इस इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। हादी के मरने पे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल बोलती है, फ्रेंच एम्बेसी बोलती है, अमेरिकन एम्बेसी बोलती है, कंडेम करती है कि ये हो गया वो हो गया। हालांकि वो एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था जो बांग्लादेश में एक्सट्रीमिज्म को प्रोमोट कर रहा था, नफरत फैला रहा था। उसके लोगों ने, हादी के लोगों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, हिंदू लड़कियों का रेप किया, मंदिरों को तोड़े। एक लफ्ज़ ये सब नहीं बोले, लेकिन हादी के मरने पे कंडेम कर रहे हैं। अभी जो हिंदू लड़के को, एक फैक्ट्री का मजदूर था, ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के, एक तो मारना होता है, एक इस बेहुरमती के साथ, इतनी जलालत के साथ करना, तो ये वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स चैंपियनों ने उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। एमनेस्टी बोली, एमनेस्टी ने कहा कि ये जुल्म है। ये लोग नहीं बोल रहे जो कि ठेकेदार बन रहे हैं ह्यूमन राइट्स के, और जो कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ ट्रम्प और ये सब बातें कर रहे हैं। कोई नहीं, चुपचाप सब। और अफसोस की बात यह है कि इस हद तक वायोलेंट इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बांग्लादेश में चल रहा है,
और ये भारत के ठेकेदार जो हैं सारे, इनकी मुंह पे चुप्पी क्यों लगी है? इसलिए चुप्पी लगी है कि इनको जहाँ से माल मिलता है उनका एजेंडा ही यही है चलाना, तो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का वायोलेंस, तो उसके खिलाफ ये कैसे बोल सकते हैं? रोजी रोटी का सवाल है इनकी। तो अजीज दोस्तों, ये इस वक्त बांग्लादेश की सिचुएशन है कि वहाँ पे धड़ाधड़ पार्लियामेंट पे हमले हो रहे हैं, लोगों पे हमले हो रहे हैं, इस्लाम के नारे लग रहे हैं, कत्ल व गारत। अब आप ये देखें कि इंडिया के खिलाफ नफरत हद से ज़्यादा, जबकि इंडिया ने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। आज़ादी तो दिलाई से दिलाई, बाकायदा इंडियन फौजियों ने कुर्बानी दी है, जंग ऐसे ही नहीं लड़ी जाती। और ये मेजर जनरल हर्षा कक्कड़ साहब ने लिखा है कि 70s में इंडिया के लाखों लोगों को 5 पैसा टैक्स लिया जाता था हर बस की टिकट पे। करोड़ों लोग बसों में सफ़र करते थे उस वक्त भी। 5 पैसा हर बस की टिकट पे टैक्स लिया जाता था। और ये बांग्लादेश रिलीफ फंड के लिए, कि बांग्लादेश बन जाने के बाद बांग्लादेश को स्टेबल करने के लिए ये फंड इंडिया अपने लोगों से लेता रहा। हर सिनेमा की टिकट के ऊपर 25 पैसा एक्स्ट्रा लगता था। बांग्लादेश के लोग आज भूल रहे हैं। ये यूनुस खुद कहता है कि मेरी माँ का रेप पाकिस्तानी फौजियों ने किया था 1971 में, ये यूनुस कह रहा है। और ये बेगैरत भूल जाता है आज उन्हीं पाकिस्तानियों की गोद में बैठा है। इससे बड़े बेगैरत लोग कौन होंगे बताएं आप मुझे, कि जिसने तुम्हारी माँ का रेप किया उन लोगों के हवाले तुम अपना मुल्क कर रहे हो पूरा। अजीज दोस्तों, अब लोग कहते हैं इंडिया में ये सब हो जाएगा। इंडिया में ये सब नहीं हो सकता। एक मिसाल ले लें, ये अपने उमर अब्दुल्ला साहब हैं, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर। मोदी जी आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन करते हैं, कश्मीर को डिवाइड करके लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर की 2 यूनियन टेरिटरीज बनाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। चाहते तो मैनिपुलेशन कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। ऑनेस्टली इलेक्शन हुए, उमर अब्दुल्ला जीते, चीफ मिनिस्टर बने। उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि मोदी गवर्नमेंट आपको घुटनों पे ला सकती थी चाहती तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं। मैं हैरान हूं कि हमारा जितना बजट अलॉट होता था ना, उससे कहीं ज़्यादा मोदी सरकार हमें दे रही है कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। हमारे पास कोई कंप्लेंट ही नहीं है। The government of India has actually been very has conducted itself in a way in which they've left me with very, limited scope to complain. We are an economically disadvantaged part of the country. We don't earn as much as we spend on governance. Now, it would be very easy for the government of India to bring my government to its knees. All they had to do was choke us of funds at the end of the year. But they actually did the opposite of that. They gave more money to my government at the end of last year than was actually part of the budget. And I have every hope and expectation that the same thing will be done this year as well. There was a scheme that post-COVID Government of India announced called the Special Assistance Scheme for Capital Expenditure for States. It wasn't made applicable to union territories. Now this was a scheme, or is a scheme, whereby you get money as an interest-free loan repayable after 50 years. So essentially it's free money for states to spend on capital investment. This wasn't available to us as a union territory. But because I asked for it and they saw the logic of what we were asking for, they extended it to Jammu and Kashmir and then other union territories as well. So my point is that they could have been difficult with us. They could have been more difficult with us, but they haven't been. देखिए अजीज दोस्तों, मुझे आज एक फ़ोन आया इंडिया से, दिल्ली से।
उन्होंने कहा कि आरिफ भाई हम तंग आ गए, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे मुसलमानों की बदमाशियाँ चल रही हैं, फलान है ढुमकान है। मैंने कहा यार आप लोगों को शायद समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे ये बताएं कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, राम मंदिर का बनाना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ट्रिपल तलाक का मसला, ये मामूली केसेस हैं? ये मोदी सरकार ही की हिम्मत थी जो इन्होंने कर दिया, और किसी के बस में ये नहीं था। दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं कि भारत में ये छोटे मोटे मसले हैं? मैंने कहा इंटरनेशनल साजिशें हो रही हैं। देखें, ये भारत के हाई कमिश्नर पहले जो बांग्लादेश में थे, पिनक रंजन चक्रवर्ती साहब, उन्होंने कहा कि क्रेडिबल एविडेंस है कि बांग्लादेश में विदेशी हाथ काम कर रहा है। वही विदेशी हाथ 71 वाला, जब अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना और जमात इस्लामी मिल के ईस्ट पाकिस्तान में जो कोशिशें कर रहे थे उस वक्त चीज़ों को कंट्रोल करने की, वही वापस एक्टिव हुए हुए हैं। आप क्या समझते हैं, इंडिया के लिए ये एजेंडे नहीं है? इंडिया के लिए इससे ज़्यादा मामला चल रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह इंडिया में मामला ख़राब किए जाए। मोदी सरकार को बड़ा एहतियात से चीज़ों को करना होगा। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से ईस्ट बिल्कुल चले जाएं आप, मुसलमान हर जगह है। फिर खाली मुसलमान नहीं, मुसलमान से बड़ा मसला आपका सिक्युलर हिंदू है, फिर क्रिश्चियंस हैं, कम्युनिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, और आपकी ओपोजिशन पार्टियां हैं। वेट कर रहे हैं कि कोई इनको कहीं से पेट्रोल छिड़क के पूरे भारत में ये वेट कर रहे हैं कि एक चिंगारी लगा सकें। वो चिंगारी का मौका मोदी जी नहीं दे रहे। आप में से कोई एक ये कह सकता है कि मोदी इज नॉट इंडियन नेशनलिस्ट? कोई एक नहीं कह सकता। ये बात पे तो कोई अनडिस्प्यूटेड ये फैक्ट है कि मोदी जी इज एन इंडियन नेशनलिस्ट, अमित शाह इज एन इंडियन नेशनलिस्ट, जयशंकर जी इज इंडियन नेशनलिस्ट, योगी जी इज इंडियन नेशनलिस्ट। हिंदू नेशनलिस्ट नहीं कह रहा मैं इन सबको, इंडियन नेशनलिस्ट। और ये सब सनातनी है, प्रैक्टिसिंग सनातनी है, अपने धर्म से प्यार करते हैं, दूसरे के धर्म से नफरत नहीं करते। अगर करते होते तो कब का बहुत कुछ हो जाता। आपको मैं एक बात बता दूं कि भारत की आर्मी कुछ भी हो जाए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में ही रहेगी। इमरजेंसी लगा सकते हैं मोदी जी, नहीं लगाई, पहले नहीं लगी थी क्या? एहतियात से चीजें करनी बेहतर होती हैं। पूरे देश को स्टैंड स्टिल अगर कुछ दिनों के लिए कर दिया तो मामला खराब हो जाएंगे। तो यह है कि चीजें कर रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश नहीं बन सकता। बांग्लादेश के मुसलमानों को 13-14 साल रेडिकलाइज किया गया है। मेजॉरिटी है ना बांग्लादेश, मुसलमान मेजॉरिटी कंट्री है, तो वहाँ पे हो गया, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे फॉरेन एजेंडा बार बार एक्सपोज होता है। हर कुछ दिन बाद कोई बड़ा रैकेट पकड़ा जाता है। जैसे अभी कुछ अरसे पहले बंगलोर से पीटीआई था, क्या था, पीआईटी था, कोई एक टेररिस्ट ग्रुप, कितना बड़ा नेटवर्क था। इससे पहले कोविड में भी आपने देखा तबलीगी जमात के सारे, अभी आप देखें ये डॉक्टर्स वाला सारा मसला जो कि दिल्ली लाल किला के ऊपर जो बम धमाका हुआ, उसमें भारत में चीज़ें पकड़ ली जाती हैं। जिस लेवल पे भारत में साजिशें हो रही हैं, ये एक बड़ी बात है कि भारत में ये सारी साजिशें पकड़ ली जाती हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली मुसलमान जो है ये बुनियादी तौर पे नार्सिसिस्ट हैं।
इस्लाम में एक नार्सिज्म है, देता है अपने ईमान वाले को, अपने फेथफुल को। वो ये कहता है, ये समझिए, इस्लाम इनको कहता है कि इस्लाम जो है वो दुनिया का सुपीरियर मज़हब है, नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम कहता है कि दुनिया, इस्लाम के अलावा दुनिया के जितने मज़हब हैं वो सारे काफर हैं। लफ्ज़ काफर यूज़ करता है, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि वो जैसे इलीगल मज़हब नहीं होता, किसी को कह दिया जाए या तेरा मज़हब ही इलीगल है, तो ये उसको हराम मज़हब समझते हैं, काफर समझते हैं। और इस्लाम ये कहना है, उसका मिशन है, ये हर मुसलमान को ये पढ़ाया जाता है कि ये जो बाकी के मज़ाहब हैं ये बातिल हैं, ये झूठे हैं, और इनको मिटना, इनका मिटना और इनको मटाना वो भी मुसलमान का फर्ज है।